हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन में हम ये समझेंगे बेसिकली फंक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है और फंक्शन के बिना मैथ्स कितनी डिफ़िकल्ट होती है। ठीक, मैं आपको थोड़ा सा फंक्शन के बारे में और बताना चाहता हूँ कि अगर कैलकुलस पे कमांड करना चाहते हैं आप तो फंक्शन आपको पढ़ना ही चाहिए। हर स्टूडेंट को मैं रिकमेंड करूँगा कि हर स्टूडेंट एक बार फंक्शन ढंग से पढ़े, क्योंकि बिना फंक्शन के कैलकुलस को फील कर पाना इम्पॉसिबल है। ठीक, ग्राफ को विजुलाइज करना, ग्राफिकल सोल्यूशन देना बिना फंक्शन के इम्पॉसिबल है। करेक्ट, तो फंक्शन हर स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो इसलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन, और फंक्शन को बहुत बेसिक से मैं पढ़ाऊँगा आपको, बहुत बेसिक से। अगर आपको कुछ भी नहीं आता फंक्शन में तब भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है सीखने की। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कैसे डील करते हैं, अगर कोई फंक्शन है तो उसको देख के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आप बता सकते हो। ठीक है, फंक्शन रिलेशन से कैसे कनेक्टेड है। ठीक, बहुत बार क्या होता है क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है और आपको ग्राफ की नॉलेज अगर है तो क्वेश्चंस को आप देख के उसका आंसर लिख सकते हो। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं फंक्शन। तो टॉपिक का नाम है फंक्शन। ठीक है, टॉपिक का नाम है फंक्शन। ठीक, फंक्शन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं फलन। क्या बोलते हैं? फंक्शन की हिंदी होती है फलन। ध्यान से समझिए, फंक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं फलन। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, इस फंक्शन से पहले मैंने रिलेशन डिस्कस किया था। रिलेशन मैंने कहा था कि क्या कोई रिलेशन अगर आपके पास लिखा है तो क्या वो फंक्शन हो सकता है क्या? तो देखिए, जैसे मैं एक रिलेशन की बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमारे पास एक रिलेशन है, मैंने लिख दिया एक सेट ए है और रिलेशन हमारा किस पे डिफाइंड है? इस सेट पे डिफाइंड है। रिलेशन किस पे डिफाइंड है? रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए टू ए। आर पे, मतलब ये रिलेशन जो आर है ये ए पे डिफाइंड है। ठीक, तो मैंने एक रिलेशन लिखा, इस रिलेशन को लिखा मैंने कहा कि 1,2, 1,3, 2,3, 2,2, 3,1, इस टाइप से लिख दिया। मैंने आपसे कहा क्या ये रिलेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा नहीं करेगा? क्या रिलेशन फंक्शन हो सकता है नहीं हो सकता है? तो और एक चीज़ मैंने यहाँ बताई थी, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, वो तो आप कर सकते हो। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन हो सकता है नहीं हो सकता है? तो देखिए, रिलेशन अगर कोई भी आपके पास लिखा है तो रिलेशन फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिलेशन अगर है हमारे पास, उसको फंक्शन हम तब बोलते हैं जब वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी कहलाता है जब वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, होल्ड करता है। बात समझ आई नहीं आई? तो कहने का मतलब है, अगर हम इसको देखें, रिलेशन में कोई भी रूल नहीं होता है। जैसे रिलेशन है, रिलेशन में रैंडम कुछ भी हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर रूल नहीं, कोई फिक्स रूल नहीं है। लेकिन फंक्शन में क्या है? फिक्स रूल है। जब कोई रिलेशन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को सेटिस्फाई करने लगता है उसको क्या बोलने लगते हैं? हम फंक्शन बोलने लगते हैं। तो हमें वो पर्टिकुलर कंडीशंस जाननी है कि वो पर्टिकुलर कंडीशंस क्या होती हैं। देखिए, रिलेशन में क्या है, 1 देखिए किससे जुड़ गया? 1 2 से जुड़ गया, और 1 किससे जुड़ गया? 3 से जुड़ गया। ध्यान से देखिए, 2 देखिए किससे जुड़ गया? 2 3 से जुड़ गया, और 2 किससे जुड़ गया? 2 से जुड़ गया। तो 1 देखिए कितने एलिमेंट से जुड़ गया? 2 एलिमेंट से जुड़ गया। 2 किससे जुड़ गया? 2 भी 2 एलिमेंट से जुड़ गया। तो कहने का मतलब है ये केस फंक्शन में पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें देखना है, पहले मैं फंक्शन को रिलेशन का यूज करके डिफाइन करूंगा, फिर बिना रिलेशन के डिफाइन करूंगा, और फिर एक डेफिनेशन आपको दूंगा। बात समझ आई नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? स्पेशल काइंड का रिलेशन है। दिमाग में चीज फीड करिए, फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। बात समझ आई नहीं है? जब कोई रिलेशन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को सेटिस्फाई करने लगता है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को सेटिस्फाई करने लगता है, उसे हम फंक्शन का नाम दे देते हैं। तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि प्रत्येक फंक्शन एक रिलेशन होता है, लेकिन प्रत्येक रिलेशन एक फंक्शन नहीं है। ये एक रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर फंक्शन आपके पास लिखा है तो वो 100% क्या होगा? एक रिलेशन होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन से। ठीक, तो ये जो रिलेशन लिखा है हमारे पास, ये क्या है? फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब देखिए, हम डेफिनेशन की बात करते हैं। रिलेशन का यूज करके डिफाइन करूंगा मैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन कर लें। अब देखिए,
रिलेशन का यूज करके डिफाइन करेंगे। A relation are defined from set A to set B. A relation are defined from set A to set B is said to be function if it satisfies following conditions. तो फॉलोइंग कंडीशंस क्या है हमें सीखना है। हमने क्या कहा, हमारे पास एक रिलेशन आर है जो ए से बी डिफाइंड है, उसको हम फंक्शन तभी बोलेंगे जब वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो पहली कंडीशन ये है, ध्यान से देखिएगा, बात समझ आई नहीं आई। पहली कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए must be associated to some element in set B। ध्यान से समझिए, मैंने क्या बोला कि सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में कहीं ना कहीं जुड़ा होना चाहिए। अगर एक रिलेशन हमारे पास ए टू बी डिफाइंड है तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में कहीं ना कहीं जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सेट ए का कोई एलिमेंट ऐसा हो जो बी में जुड़े ही ना, ये केस पॉसिबल नहीं है। तो हमने बोला सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में कहीं ना कहीं जुड़ा होना चाहिए। ठीक, सेकंड देखिए, करेक्ट। सेकंड देखिए, वन एलिमेंट of set A must be one element of set A must be associated to one element of set B। इस लाइन को समझिए, मैं एक्सप्लोर करके चीज़ों को लिख रहा हूँ। इस लाइन को समझिए आप कि जैसे मान लो मैंने आपसे ये कहा कि ये हमारे पास क्या है, सेट ए है और ये क्या है, सेट बी है। तो सेट ए का अगर कोई एलिमेंट आप उठाओगे तो वो सेट बी में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से जुड़ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका एक एलिमेंट सेट बी में जाके दो से जुड़ जाए, ये केस पॉसिबल नहीं है फंक्शन में। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका कोई एक एलिमेंट जाके बी में किससे जुड़ जाए, दो एलिमेंट से जुड़ जाए, ये केस पॉसिबल नहीं है। ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। बात समझ आई नहीं आई? मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है फंक्शन में, ये जो है केस हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए हमारे पास ये हो चुका है। अब अगर हम बात करें, इसको यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ, बट कन्वर्स ऑफ इट्स ट्रू, इसका उल्टा ट्रू है। सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट सेट बी में सिंगल से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे लिख सकता हूं, बट कन्वर्स ऑफ इट्स ट्रू। इसका कन्वर्स क्यों ट्रू है? क्योंकि ये केस पॉसिबल है। ये वाला केस जो है, ये अगर सेट ए हमारे पास है, रिलेशन ए से बी डिफाइंड है, तो इसके सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट, 1 2 3 मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट सेट बी में क्या हो सकते हैं, सिंगल से जुड़ सकते हैं। ये केस पॉसिबल है, ये केस ट्रू हो सकता है। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मतलब सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट सेट बी में सिंगल एलिमेंट से जुड़ सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैं बहुत बेसिक तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक, मैं कोई अभी रूल का यूज करके डिफाइन नहीं कर रहा, मैं रिलेशन का यूज करके डिफाइन कर रहा हूं। तो मैंने क्या बोला कि आपको अगर कोई रिलेशन आपके सामने लिखा है तो उसको फंक्शन हम कब बोलेंगे? फंक्शन तभी बोलेंगे अगर रिलेशन हमारे पास ए से बी डिफाइंड है। ध्यान से देखिएगा, रिलेशन हमारे पास कहां से कहां डिफाइंड है?
ए से बी डिफाइंड है तो आपको कुछ कंडीशंस याद रखनी है, और अगर वो रिलेशन उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तभी वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है कि रिलेशन अगर ए से बी डिफाइंड है तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, मैंने क्या बोला, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में कहीं ना कहीं जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इसका कोई एलिमेंट हो जो छूट जाए, खाली रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में कहीं ना कहीं जुड़ा होना चाहिए। जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो लोग लिख सकते हैं ऐसे ही, ठीक। तो इसका प्रत्येक एलिमेंट कहीं ना कहीं जुड़ा होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी में सिर्फ और सिर्फ एक से जुड़ेगा। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी में सिर्फ और सिर्फ एक से जुड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी में जाके दो एलिमेंट से जुड़ जाए, ये केस पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो हमारे पास ये हो गया, बट इसका उल्टा ट्रू है। ये हो सकता है कि इसके बहुत सारे एलिमेंट सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट सेट बी में सिंगल से जुड़ जाएं। ये वाला केस पॉसिबल है फंक्शन में, बट ये वाला केस फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। बात समझ आई नहीं आई? आप इन डेफिनेशंस को, ये जो लिखी मैंने डेफिनेशन, इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, और बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक। और क्योंकि जो डोमेन है, रेंज है, जो भी चीज़ें हम आगे एक्सप्लेन करेंगे वो सब यहीं से करेंगे, सबका आधार यही है। बात समझे नहीं समझे आप? अब देखिए, ये हमारे पास हो गया। अब हम थोड़ा सा चीज़ों को और एक्सप्लोर करते हैं, ठीक। अब देखो नोटेशन क्या होता है। नोटेशन, अगर रिलेशन फंक्शन हो जाता है तो हम आर यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ नहीं करेंगे? आर यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या है कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो क्या बोलते हैं, वो फंक्शन बन जाता है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, लिखेंगे एफ एक फंक्शन है। एफ किस लिए है? एफ किस लिए यहाँ पे है? एफ फंक्शन के लिए है यहाँ पे। तो एफ एक फंक्शन है और वो क्या कर रहा है, सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। ये बात याद रखना, एफ एक फंक्शन है और वो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, और इसका एक तरीका होता है डिफाइन करने का, ए टू बी होता है और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। बट ये वाला हम यूज़ नहीं करते, हम पहला वाला यूज़ करते हैं। इसको रीड क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट अगर हमने लिखा है इसको क्या रीड करेंगे? आप ये बताइए, इसको हम क्या रीड करते थे? ये जो लिखा था मैंने, इसको मैंने रिलेशन में बताया था, इसको क्या रीड करते थे? आर एक रिलेशन है जो ए से बी डिफाइंड है, बी कोडोमेन होता था, याद है नहीं याद है? अब देखिए इसमें अगर हम बात करें एफ ए टू बी डिफाइंड है, तो इसका मतलब एफ एक फंक्शन है जो ए से बी डिफाइंड है, सेट ए से बी डिफाइंड है। सेट ए को क्या बोलते हैं? सेट ए को क्या बोलते हैं? डोमेन। और सेट बी को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। बट रिलेशन में इसको हम डोमेन नहीं बोलते थे, ये बात याद रखिएगा। इसको कोडोमेन बोलते थे बट इसको डोमेन नहीं बोलते थे रिलेशन में। लेकिन फंक्शन में क्या होगा, अगर फंक्शन ए से बी डिफाइंड है तो सेट ए को हम बोलेंगे डोमेन और सेट बी को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कोडोमेन। तो यहां पे बोल सकते हैं, इसको कैसे रीड करेंगे? इसको रीड करेंगे एफ इज अ फंक्शन, एफ एक फलन है, एफ इज अ फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? एफ एक फलन है जो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है। समुच्चय ए को प्रांत कहते हैं, समुच्चय बी को सह प्रांत कहते हैं। बात समझ आई नहीं है? करेक्ट, कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखो फंक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि फंक्शन बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत इत्मीनान से पढ़ाऊंगा मैं आपको, बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा, तो वक्त तो लगेगा इसमें, ठीक है। मुझे कंप्लीट नहीं करना है, मुझे समझाना है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नोट कर लो। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हमने एक नोटेशन यूज़ किया, हमने ये नोटेशन यूज़ किया एफ ए टू बी। तो इसका क्या मतलब है? फंक्शन हमारे पास ए से बी डिफाइंड है, तो सेट ए जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। या इसको क्या बोलते हैं? प्रांत, ठीक। और सेट बी जो है, सेट बी को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। कोडोमेन को क्या बोलते हैं हम? सह प्रांत। इतनी बात समझ आई नहीं है? बताइए, कोई दिक्कत? तो जैसे मान लो मैं आपको एक रिलेशन लिख के दे रहा हूं, मैं आपसे कहता हूं क्या रिलेशन फंक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो देखिए एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं लिख के। रिलेशन हमारे पास किस पे डिफाइंड है? सेट ए पे डिफाइंड है, 1 2 3। तो मैंने क्या लिख के दिया? 1 2 2 3 फिर उसके बाद 1 3 3 1। हमने आपको ये लिख के दिया। आप ये बताइए क्या रिलेशन का भी फंक्शन हो सकता है क्या? तो हमें क्या देखना है?
देखो आपको पता है ये जो पहले कंपोनेंट, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं इनके पहले कंपोनेंट को हमें देखना है। आप ये बताइए, मैंने बताया था ये क्या है, रिलेशन हमारे पास ए से ए डिफाइंड है, ठीक। तो हमें ये देखना है कि ये जो पहले कंपोनेंट है, ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये देखना है, इनको देखना होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 किससे जुड़ गया, 1 2 से जुड़ गया, और 1 किससे जुड़ गया, 3 से जुड़ गया। 1 2 से जुड़ गया और 1 किससे जुड़ गया, 3 से जुड़ गया। 1 2 से जुड़ा, 1 3 से जुड़ा। तो क्या ये केस फंक्शन में पॉसिबल था, बताइए। फंक्शन में आपको हमने क्या बताया था, 1 2 से जुड़ा और 1 किससे जुड़ गया, 3 से जुड़ गया। तो इसका मतलब ये कभी फंक्शन नहीं हो सकता है। क्या बोल सकते हैं, ये कभी फंक्शन, नॉट फंक्शन। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिकली सिंगल एलिमेंट बी में जाके सिंगल से जुड़ेगा। बात समझ आई नहीं है, तो ये कभी फंक्शन नहीं हो सकता है। अगला देखिए, अगर मैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चन लिख देता हूँ, सेट ए कंसीडर करके मैंने लिखा 1 2 2 3, तो बताइए क्या ये कभी फंक्शन हो सकता है क्या, आप बताइए। फंक्शन क्यों नहीं हो सकता ये, तो फंक्शन देखिए ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए 1 2 से जुड़ गया, 2 3 से जुड़ गया, बट 3 किसी से जुड़ा ही नहीं। ये रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ए से बी डिफाइंड है, ए से ए डिफाइंड है। तो बेसिकली क्या है, देखो ध्यान से, ये ए हमारे पास है और ये ए है। तो एक ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3। 1 किससे जुड़ गया, 1 2 से जुड़ गया, 2 3 से जुड़ गया, बट 3 किसी से जुड़ा ही नहीं, 3 खाली रह गया। तो ये केस फंक्शन में पॉसिबल नहीं होता है। मैंने क्या लिखाया था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव यूनिक, इसको ऐसे बोल सकता हूं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए must have associated to some element in set B। हमने क्या लिखाया था, every element of set A must have associated to some element in set B। सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B में कहीं ना कहीं जुड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे 3 क्या हुआ, 3 जुड़ा ही नहीं किसी से। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। करेक्ट, आप समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर फंक्शन होता तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करता। अभी देखिए आप, मैंने लिखा 1 2 2 3 3 1, मैंने लिख दिया ऐसे करके। आप ये बताइए क्या ये फंक्शन है क्या। तो मैं देखो 1 2 से जुड़ गया, 2 3 से जुड़ गया, 3 3 से जुड़ गया। ये रिलेशन ए से ए डिफाइंड है। तो देखो मैं इनको आपको डायग्राम के द्वारा बना के दिखाता हूँ। तो देखो 1 2 3 एलिमेंट है इसमें, 1 2 3, इसमें भी कितने एलिमेंट है, 1 2 3, क्योंकि ये ए से ए डिफाइंड है तो सेम एलिमेंट होंगे। 1 किससे जुड़ गया, 1 2 से जुड़ गया, 2 किससे जुड़ा, 3 से जुड़ गया, 3 किससे जुड़ गया, 1 किससे। तो देखो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में जुड़ा हुआ है, इसका एलिमेंट इसमें जुड़ा हुआ, क्योंकि इसमें बी भी ए है, मैंने सिंगल सेट लिया है। तो सेट ए, इसका एलिमेंट इसमें जुड़ा हुआ है, सारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं और प्रत्येक एलिमेंट सिंगल सिंगल जुड़ा हुआ है। और कोई एलिमेंट क्या हुआ, कोई एक एलिमेंट इसमें 2 से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा। ठीक, तो कहने का मतलब अगर फंक्शन है तो रिलेशन तो होगा ही है। जैसे मान लो ये फंक्शन नहीं है तो रिलेशन तो है ना ये, तो और ये क्या है, ये फंक्शन है और रिलेशन भी है। तो कहने का मतलब है, यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं कि अगर फंक्शन है तो रिलेशन तो होगा ही होगा, लेकिन अगर रिलेशन है तो फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप नोट डाल के लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क है ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। नोट में कहता है कि हम बोल सकते हैं कि एवरी फंक्शन is a relation, every function is a relation but converse of it's not true। इसका विपरीत सत्य नहीं है, converse of it's not true, इसका विपरीत सत्य नहीं है। मतलब अगर प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, बट प्रत्येक संबंध फलन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फंक्शन है तो रिलेशन को इम्प्लाई करेगा, फंक्शन है तो वो रिलेशन को क्या करेगा, इम्प्लाई करेगा, लेकिन अगर रिलेशन है तो कोई ज़रूरी नहीं फंक्शन हो। तो ये बात आप लिख लीजिए, कभी कभी स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, बात को समझते हैं। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक। और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चाहते हैं कि आप फंक्शन ढंग से पढ़ें, समझें, तो वीडियो को पूरा देखें। स्किप करके अगर आप देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है, चीज़ें दोनों तरफ से होती हैं, ठीक। मेरा तो एफर्ट 100% है, तो आपका भी एफर्ट 100% होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं, डोमेन की बात करते हैं, ठीक। डोमेन को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। और मेन हमारा काम आपको डोमेन सिखाना है, क्योंकि डोमेन रेंज अगर आप सीख जाओगे तो वही मेन होता है। ग्राफ बनाओगे,
और उसमें सब डोमेन रेंज ही आता है, वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, सब डोमेन रेंज पे डिपेंड है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं थोड़ा सा, कुछ स्टेटमेंट मैं लेता हूँ और आपको पहचानना होगा कि क्या स्टेटमेंट फंक्शन होगा नहीं होगा। ठीक, तो स्टेटमेंट क्या हमारे पास है, आइडेंटिफाई which of the following are functions or not। हमें बताना है कि कौन से, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, हमें ये बताना है कि कौन कौन से फंक्शन है कि नहीं है। तो देखिए पहला, इसमें फर्स्ट में लेता हूँ, फर्स्ट मैंने लिखा n to n। इसका डोमेन क्या बताइए, इसका डोमेन नेचुरल नंबर है, कोडोमेन क्या है n है। इसका प्रांत क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, सह प्रांत भी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और फंक्शन हमारे पास क्या लिखा है, fx बराबर x-1। ठीक, इतनी बात समझ आई नहीं है। सेकंड देखिए, अगला मैंने लिख लिया n2w और fx मैंने क्या लिखा, x-1। थर्ड देखिए, फिर मैंने लिखा n2w fx बराबर 1/x। फोर्थ मैंने लिखा n2q fx बराबर 1/x। फिफ्थ मैंने लिखा f बराबर n2r fx बराबर 100-x। ठीक है, ये बात समझ आई नहीं, ये 5 स्टेटमेंट लिखे हैं। और एक थोड़ी सी आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ये बात याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमारे पास सेट ए, एक ये लिखा है, ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ए से बी डिफाइंड है। ठीक, ये हमारे पास क्या है, एक मिनट में इस साइड लिखता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन लिया, हमारे पास इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। ये एक नोट डाल के लिए फंक्शन लिया मैंने, एक नोट डाल के लिख लीजिएगा। तो हमारे पास क्या है, एक सेट ए है और दूसरा सेट क्या है, बी। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक फंक्शन है बेसिकली ए से बी डिफाइंड है, तो एक सेट ए है एक सेट बी है। तो हम करना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली हम सेट ए के एलिमेंट को सेट बी से जोड़ना चाह रहे हैं। मेन जो फंक्शन मेनली होता है वो क्या होता है, सेट ए के एलिमेंट को सेट बी से जोड़ता है। कैसे जोड़ता है, यूनिक तरीके से जोड़ता है। कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस है, जैसे मान लो हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में क्या होता है कि 2 फैमिली हैं और 2 फैमिली आपस में जुड़ रही हैं। तो 2 फैमिली को आपस में जोड़ने के लिए कोई ना कोई रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना ज़रूरी होता है। जब तक कोई ना कोई संबंध नहीं जुड़ेगा दोनों के बीच में, तब तक वो आपस में नहीं जुड़ सकते हैं। बात समझ आई नहीं है? तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे 2 हमारे पास क्या है, 2 सेट हैं, एक सेट ये है और एक सेट ये है। इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, इसमें कुछ एलिमेंट होंगे। तो हम सेट ए के एलिमेंट को सेट बी से जोड़ना चाह रहे हैं। जोड़ने के लिए क्या है, कुछ प्रॉपर कंडीशंस हैं। वो जो एलिमेंट जुड़ेंगे उन कंडीशंस के तहत ही जुड़ेंगे। बात समझ आई नहीं है? करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक प्रॉपर कंडीशंस है। वो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें जुड़ा होना चाहिए और इसका एक एलिमेंट इसमें बी में एक ही से जुड़ सकता है। ये मैंने आपको बताया था। तो क्या होता है कि जैसे मान लो इसका कोई एक एलिमेंट एक्स है, ठीक, इसका कोई एलिमेंट एक एक्स ले लिया मैंने और इसका कोई एक एलिमेंट वाई ले लिया। एक्स किससे जुड़ गया? एक्स वाई से जुड़ता है। कब जुड़ता है? जब हम क्या लगाते हैं, इस पे एक कंडीशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ये जो मैंने लिखा कंडीशन। एक्स पे मैंने एक कंडीशन लगाई, एक्स किससे जुड़ गया? वाई से जुड़ गया। ध्यान से समझिएगा, एक्स पे मैंने एक कंडीशन लगाई, एक्स किससे जुड़ गया? वाई से जुड़ गया। हमारे पास एक्स था, एक्स पे मैंने क्या लगाई? एक स्पेशल कंडीशन लगाई। क्या लगाई? एक स्पेशल कंडीशन लगाई, तो एक्स किससे जुड़ गया? एक्स वाई के बराबर हो जाता है। ध्यान समझ आई नहीं है बात? तो हमारे पास एक्स था, उस पर मैंने एक पर्टिकुलर कंडीशन ऑपरेट की। ऑपरेट करने के बाद क्या हो गया? ये वाला जो हमारे पास एलिमेंट आएगा वो क्या हो गया? वाई आ गया, वाई के बराबर हो गया। इसी पर्टिकुलर कंडीशन को, ये जो कंडीशन, ये जो शर्त होती है, इसी शर्त को क्या बोलते हैं हम? एफ। ये जो एफ लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है, ये एफ क्या होता है हमारे पास? एफ कंडीशन होती है, फंक्शन की कंडीशन होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बेसिकली, इसीलिए हम क्या लिखते हैं? y बराबर एफ एक्स लिखते हैं। इसीलिए हम y बराबर क्या लिखते हैं?
fx लिखते हैं। बात समझ आई नहीं आई? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन आपके पास इस टाइप से लिखा है fx बराबर समथिंग या y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 कुछ भी ऐसे करके लिखा है, तो आप अगर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, जो इनपुट होता है, जो हमेशा फंक्शन में हम वैल्यू रखते हैं x की, वो कहाँ से रखते हैं? डोमेन से रखते हैं। डोमेन जो इनिशियल सेट होता है वैल्यू वहाँ से रखी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस फंक्शन में जो भी फंक्शन आपको देगा x और y के टर्म में रिलेट करके देगा, तो जो वैल्यू आप रखोगे वो डोमेन से उठा के रखोगे। ये बात याद रखिएगा, कहाँ से रखोगे? डोमेन से उठा के इस फंक्शन में रखोगे, x की वैल्यू रखोगे। रखने के बाद जो आउटकम आएगा, जो आउटपुट आपका आएगा, वो कहाँ का आएगा? वो आएगा रेंज से आएगा, वो कोडोमेन से आएगा, रेंज से नहीं आएगा। जो आउटपुट आएगा उसको बोलते हैं रेंज, और वो रेंज जो आएगा, रेंज कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? बी में बिलोंग करना चाहिए, कोडोमेन का एलिमेंट आएगा। आप वैल्यू उठा के यहां से रखोगे, ए से रखोगे, डोमेन से रखोगे, और जो आउटपुट आएगा वो कहां बिलोंग करेगा? इसमें बिलोंग करना चाहिए। अगर इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो फंक्शन नहीं है। बात समझ आई नहीं आई? करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने ये लिखा, तो ये जो x होता है ये क्या होता है? ये डोमेन होता है। ये क्या होता है? डोमेन होता है, या इनपुट होता है। क्या होता है? ये x इनपुट होता है, और y हमारे पास क्या होता है? y हमारे पास रेंज होता है। क्या होता है? रेंज होता है। और यही क्या होता है? यही आउटपुट होता है। कोई दिक्कत? बात समझ आई नहीं आई? अब देखिए, तो कहने का मतलब क्या है? हमें वैल्यू उठा के कहाँ से रखनी है? डोमेन से रखनी है, और जो आउटपुट हमारे पास आएगा वो कहाँ देखना है? वो हमारे पास कोडोमेन में होना चाहिए। अगर उसमें बिलोंग कर रहा है तो ठीक है, नहीं बिलोंग कर रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। ये बात समझ आई नहीं है? करेक्ट। अब देखिए ध्यान से, तो हमारे पास ये 5 स्टेटमेंट लिखे हैं और मेरे को बताना है फंक्शन होगा नहीं होगा। तो देखो, कोई भी स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई हज़ारों के लिए हो सकता है, सेटिस्फाई हज़ारों वैल्यूज़ के लिए हो सकता है, लेकिन हमें ये देखना है क्या ये फंक्शन, क्या है जो स्टेटमेंट है किसी भी पॉइंट पे फेल तो नहीं हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फेलियर। आप सारे सब्जेक्ट में पास हैं ये मैटर नहीं करता, आप अगर एक में फेल हैं तो फेल माने जाएंगे। बात समझ आई नहीं है? तो कोई स्टेटमेंट अगर हज़ारों के लिए ट्रू है लेकिन एक पे भी फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स ही माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये है हमारे पास पहला, देखिए अगर सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट करते हैं हम, मैंने सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट किया तो मैंने क्या किया, हमारे पास डोमेन ये वाला सेट क्या है? ये डोमेन है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये प्रांत है हमारे पास। तो हम जो वैल्यू रखेंगे वो प्रांत से उठा के इसमें रखेंगे। तो आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन में मैंने 1 रख दिया। मैंने 1 रखा, हमारे पास क्या लिखा था? fx बराबर x माइनस 1 था। तो हमने क्या इसमें पुट किया? पुट x बराबर 1। जब मैंने 1 पुट किया तो देखो, जब 1 पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो जब 1 रखा हमने तो कितना हो जाएगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देंगे। 1 माइनस 1 कितना आ गया? 0 आ गया। तो हमारे पास x बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। ये जो 0 होना चाहिए ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए? 0 बिलोंग करना चाहिए कोडोमेन में। बट कोडोमेन हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर है। ध्यान से देखो, 0 कहाँ बिलोंग करना चाहिए? 0 बिलोंग करना चाहिए कोडोमेन में। कोडोमेन क्या हमारे पास है? नेचुरल नंबर है, इसमें बिलोंग करना चाहिए। लेकिन ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब बोल सकते हैं नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ध्यान से समझिएगा बात को। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को रोक के समझें और फिर से रिपीट करें। अब देखिए सोल्यूशन ऑफ 2, हम 2 की बात करते हैं। सोल्यूशन ऑफ 2, सोल्यूशन ऑफ 2 कहता है सेम है हमारे पास फंक्शन, सेम फंक्शन लिखा है x माइनस 1, लेकिन यहाँ पे क्या कोडोमेन बदल दिया गया है, कोडोमेन होल नंबर हो गया। तो हमने क्या पुट किया इसमें? पुट x बराबर 1। जब मैंने 1 पुट किया तो f1 रखा मैंने इसमें, तो कितना आएगा? 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 होल जो 0 आएगा हमारे पास, f1 की वैल्यू कितनी आई है? 0 आई है। तो ये 0 किस में बिलोंग करेगा? w में बिलोंग करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होगा, सर आपने 1 ही क्यों रखा? क्योंकि 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है, तो हमने 1 से स्टार्ट किया। 1 पे ये फेल हो गया, बाकी किसी पे फेल नहीं होगा। 2 रखोगे 1 मिलेगा, तो 1 नेचुरल नंबर है। 100 रखोगे जो मिलेगा, 1 को छोड़ के कुछ भी वैल्यू रखोगे, सारी वैल्यूज क्या आएंगी? नेचुरल आएंगी और इसमें बिलोंग करेंगी। बात समझ आई नहीं है? लेकिन फेल कहाँ पे हो रहा है? 1 पे फेल हो गया, तो 1 पे फेल हो गया, तो इसका मतलब फेल तो फेल होता है, तो इसका मतलब फंक्शन नहीं होगा। सेकेंड हमने देखो, हमने क्या किया? 1 से स्टार्ट किया। 1 पे जब स्टार्ट किया तो हमें 0 मिल गया। 2 रखोगे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 3 रखोगे 2 मिलेगा। मतलब किसी पॉइंट पे फेल नहीं हो रहा है, किसी पॉइंट पे फेल नहीं हो रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। इतनी बात समझ आई नहीं है? अब ध्यान से देखिए, मैं इसे इरेज करता हूँ। चीज़ें भी और एक्सप्लोर की जाएंगी। आज तो पहला लेक्चर है फंक्शन का, बहुत डीपली मैं आपको पढ़ाऊँगा। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी सीखने की। आप अगर बोर्ड के हैं, आप अगर एनडी की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक यही है, ये बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी एग्ज़ाम में
बेसिक से हट के आता है, सब कुछ बेसिक है। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली हाई लेवल पे नहीं पहुंच जाओगे, पहले आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे। ठीक, तो देखिए थर्ड की हम बात करते हैं, सोल्यूशन ऑफ थर्ड। सोल्यूशन ऑफ थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में देखो फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स बराबर 1/x। तो देखो हमने क्या किया, और वैल्यू हमें कहाँ से उठा के रखनी है, डोमेन से रखनी है। डोमेन तो नेचुरल नंबर है, तो देखो हमने इसमें 1 रखा, 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, तो 1 होल नंबर है। जो वैल्यू आउटकम आना चाहिए ना वो यहाँ का आना चाहिए। तो जब मैंने 2 रखा, 1 को छोड़ के कोई भी वैल्यू रखोगे आप, 2 रख दिया, चलो जब 2 रखा तो कितना मिल गया, 1/2 मिला। और जब 2 रखा 1/2 मिल गया, 3 रखोगे 1/3 मिलेगा, 4 रखोगे 1/4 मिलेगा, 100 रखोगे 1/100 मिलेगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये होल नंबर नहीं है, ये तो हमारे पास रेशनल नंबर है, ये परिमेय संख्या है, ये होल नंबर नहीं है। लेकिन ये जो आउटकम आना चाहिए, वैल्यू रखने के बाद जो आउटकम आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए, वो इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब आप जब 1 रखा 1 पे तो मिल गया, लेकिन 2 रखोगे 3 रखोगे 4 रखोगे तो जो वैल्यू आ रही है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रही है, ये वैल्यू होल नंबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। बात समझ आई नहीं आई? अगला देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम डिस्कस की जाएगी। ठीक है, एफ एक्स बराबर 1/x। देखो अब अगला देखो, सिमिलर फंक्शन है बट लेकिन क्या इसमें बदल दिया गया, कोडोमेन बदल दिया गया, f इज इक्वल टू 1/x। तो देखो आप नेचुरल नंबर से कोई वैल्यू उठा के रखोगे, यहाँ से रखोगे ना, तो f1 कितना हो जाएगा, f1 बराबर 1 आ जाएगा। तो ये भी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, क्योंकि प्रत्येक इंटीजर क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक या पूर्ण संख्या एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़ा सेट होता है। ठीक, ये आ गया। 2 रखोगे 1/2 मिलेगा, वो भी एक परिमेय संख्या। 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, 7 रखोगे, कुछ भी रखोगे तो बोल सकता हूँ मैं कि जब आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो जो 1/x आएगा, 1/x, ये क्या होगा, हमेशा रेशनल नंबर होगा। तो रेशनल नंबर होगा तो क्या हो जाएगा, ये एक फंक्शन है, हमेशा इसमें बिलोंग करेगा। अब देखिए सोल्यूशन ऑफ 5। सोल्यूशन ऑफ 5 हमारी कोशिश ये रहती है कि हमें ये देखना होता है कि फंक्शन कहीं फेल तो नहीं हो रहा है। अगर जहाँ फेल हो रहा है तो वही वैल्यू रखते हैं उठा के। बात समझे नहीं समझे आप, कितनी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है ये मैटर नहीं करता, जहाँ पे फेल हो रहा है ये मैटर करता है। तो सोल्यूशन ऑफ 5, सोल्यूशन ऑफ 5 की बात करेंगे तो हमने क्या किया, इसमें वैल्यू रख दी। देखो 1 रखोगे तब भी रियल नंबर आएगा, ये n/r है, रियल नंबर है। 1 रखोगे तो √99 आएगा, √99 रियल नंबर है, सारे नंबर रियल होते हैं। 2 रखोगे √98 आएगा, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, सब पे रियल नंबर मिलेगा। लेकिन जब 100 रखोगे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 भी एक रियल नंबर। जब 101 आप रखोगे, क्या रखोगे आप, जब 101 आप रखोगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा 100 - 101। कितना आएगा, 100 - 101, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √(-1) और ये हो जाएगा आयोटा। आयोटा का मतलब समझते हैं आप, आई एक काल्पनिक संख्या होती है, आई एक इमेजिनरी नंबर होता है, आई एक काल्पनिक संख्या होती है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो आई कभी रियल नंबर में बिलोंग नहीं कर सकता, तो बोल सकते हैं ये नंबर कभी भी रियल में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो लिखा है ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। इतनी बात समझ आई नहीं, बताइए किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, इसे ढंग से देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करिए, बार बार देखिए, लेकिन डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए 1%। अगर जो डाउट होता है ग्रुप पे मैसेज करिए, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, अब मैं इसे इरेज करता हूं। तो जैसे मान लो हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या लिया, एक फंक्शन लिया। एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक फंक्शन लिया मैंने a to b। ठीक, ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास सेट A है और ये हमारे पास क्या है, सेट B है। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। इसमें एलिमेंट क्या है, 5 6 7 8 9 और 10। ध्यान से देखिएगा, ये सेट A हमारे पास डोमेन है और मैंने मान लिया कुछ एलिमेंट ऐसे जुड़े हों। 1 किससे जुड़ा हुआ है, 5 से, 2 6 से जुड़ा हुआ है, 3 7 से जुड़ा हुआ है, 4 8 से जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए, ये फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमने जो पिक्टोरियल डायग्राम बनाया है ये फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फंक्शन है तो सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B में जुड़ा हुआ है। सेट A का जो कोई भी एलिमेंट है वो B में 2 से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक, और कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। अब देखिए, समझिए बात को। तो आपको पता है, अगर मेरे को इसका डोमेन लिखना है, तो मैंने बताया था सेट A क्या है, डोमेन, और सेट B क्या है, कोडोमेन। ये बात याद रखिएगा, जो डोमेन का नोटेशन होता है, डोमेन का जो नोटेशन होता है वो क्या होता है,
डोमेन को हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, और सब्सक्रिप्ट में नीचे यहाँ पे क्या लगाते हैं, एफ लगाते हैं। इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। रेंज का जो नोटेशन होता है आर लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। कोडोमेन को डिनोट नहीं करते हैं क्योंकि कोडोमेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे डोमेन लिखना चाहूँ, डोमेन सब्सक्रिप्ट में एफ, क्या हो जाएगा, ये सिंबल जो होता है, ये वाला जो सिंबल सी बना के ऐसे करते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक, संबंधित है, बोल सकता हूँ हिंदी में क्या होता है, संबंधित है। आई बिलोंग टू ऐसे करके बोलते नहीं बोलते। तो डोमेन इसका क्या आएगा, डोमेन में कौन कौन से, एक सेट आएगा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4, ये हमारे पास डोमेन होगा। सेट ए को हम डोमेन बोलते हैं। कोडोमेन की अगर हम बात करेंगे, कोडोमेन, तो कोडोमेन पूरा पूरा सेट भी आ जाएगा, 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास पूरा पूरा सेट भी आ जाएगा कोडोमेन। रेंज की हम बात करेंगे तो रेंज देखिए, समझिए रेंज क्या होता है। रेंज का मतलब होता है सेट बी के उन एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं, या बोल सकते हैं आप कोडोमेन के उन एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं जो डोमेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। ध्यान से सुनिएगा बात को, कोडोमेन के उन एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं जो सेट ए के साथ, या बोल सकता हूं कि डोमेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक, तो आप देखिए ये हमारे पास कोडोमेन है। कोडोमेन के कौन कौन से एलिमेंट हैं जो डोमेन के साथ कनेक्टेड है, 5 भी कनेक्टेड है डोमेन के साथ, 6 भी कनेक्टेड है, 7 भी कनेक्टेड है, 8 भी कनेक्टेड है। क्या 9 कनेक्टेड है डोमेन के साथ, नहीं कनेक्टेड है, तो 9 हमारे पास क्या होगा, 9 हमारे पास रेंज में नहीं आएगा। 10 क्या कनेक्टेड है, 10 भी कनेक्टेड नहीं, तो 10 जो है 10 भी नहीं आएगा हमारे पास। तो कहने का मतलब है, बोल सकता हूं तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, ये हमारे पास रेंज के एलिमेंट आ जाएंगे। और रेंज जो होता है हमेशा, रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि रेंज कोडोमेन से बड़ा हो जाए। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको मेन्यू दिखाया जाता है, एक मेन्यू देता है, और आप क्या कर सकते हो, आपके पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो, जो मेन्यू उसने दिया वो क्या, कोडोमेन है। आप जो ऑर्डर करोगे वो क्या है, रेंज है। कहने का मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि आपके मेन्यू में कुछ ऐसी चीज़ आप ऑर्डर कर दो जो मेन्यू में हो ही ना। आप बताइए, तो आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि जो मेन्यू में लिखा आप सब कुछ ऑर्डर कर दो, या उससे कम ऑर्डर करोगे। लेकिन ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकते आप कि जो उस मेन्यू में लिखा ही ना हो, वो ऑर्डर नहीं कर सकते। तो सिमिलर चीज़ है यहाँ पे कि रेंज क्या हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है रेंज पूरा सेट भी हो सकता है, रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी रेंज कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ से एक बात निकल के आई कि जो रेंज होता है हमारे पास है रेंज, इसको एज अ रिमार्क, एज अ नोट डाल के आप लिख सकते हो। नोट क्या कहता है यहाँ पे कि रेंज जो होता है वो सबसेट होता है। यहाँ पे सबसेट मैंने प्रॉपर सबसेट क्यों नहीं लिखा कि बराबर भी हो सकता है, रेंज कोडोमेन के जो बराबर होता है या उससे छोटा होता है, ये बात याद रखिएगा। रेंज को हिंदी में परिसर बोलते हैं, कोडोमेन को सह प्रांत बोलते हैं। ये प्रांत है, ये सह प्रांत है, ये परिसर है, ये बात याद रखिएगा जो लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं। अब आपको याद हो जाना चाहिए, इतनी बात समझ आई नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा और चीज़ों को हम एक्सप्लोर करते हैं, बात करते हैं हम इमेज और प्री इमेज की। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इमेज एंड प्री इमेज। इमेज को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब, और प्री इमेज को क्या बोलते हैं, पूर्व प्रतिबिंब। ठीक, इतनी बात समझ आई नहीं है। अब प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब में क्या होता है, इमेज और प्री इमेज क्या होती है, हमें समझना है। कि जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, तो जो जो वैल्यू हम रख देंगे, अगर फंक्शन है कोई वैल्यू आप पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक आउटपुट मिलेगा। फंक्शन है, आपने x की वैल्यू रखी, आपको y मिला, 1 रखा उसके करस्पॉन्डिंग कुछ मिला, 2 रखा उसके करस्पॉन्डिंग कुछ मिला। ठीक, तो कहने का मतलब ये हमारे पास है। तो जैसे मान लो यहाँ पे 1 किससे कनेक्टेड है, 1 किससे कनेक्टेड है, जो हमेशा याद रखिएगा, जो प्रतिबिंब होता है, जो इमेज होती है, वो इमेज कहाँ से आती है, जब ये जो इमेज होती है, इमेज हमेशा कहाँ से आती है, इमेज हमेशा रेंज या बोल सकते हैं कोडोमेन में बिलोंग करती है। ठीक, बोल सकते हैं, या इसको ऐसे बोल दो, इमेज जो होता है हमेशा रेंज से आता है। कहाँ से आता है, रेंज। और जो हमारे पास जो प्री इमेज होती है वो कहाँ से आता है, डोमेन से आती है। ठीक,
प्री इमेज कहाँ से आती है? डोमेन से। और रेंज कहाँ से आती है? इमेज कहाँ से आती है? रेंज से आती है। तो देखो 1 किससे कनेक्टेड है? 1 किससे कनेक्टेड है? 5 से। 2 किससे कनेक्टेड है? 6 से। 3 किससे कनेक्टेड है? 7 से। 4 किससे कनेक्टेड है? 8 से। तो बोल सकता हूं 1 की इमेज क्या है? 5 है। 2 की इमेज क्या है? 6 है। 3 की इमेज क्या है? 7 है। 4 की इमेज क्या है? 8 है। तो ये क्या हमारे पास है? ये इमेजेस हैं। क्या है ये इमेजेस हैं, प्रतिबिंब है। और ये क्या है? प्री इमेजेस हैं। क्या है ये? प्री इमेजेस हैं। बात समझ आई नहीं है? तो कहने का मतलब है ये प्री इमेजेस हैं और ये क्या इमेजेस हैं। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 की इमेज 5 है। 5 की प्री इमेज क्या है? 1 है। 6 की प्री इमेज क्या है? 2 है। 7 की प्री इमेज क्या है? 3 है। 8 की प्री इमेज क्या है? 4 है। 4 की इमेज क्या है? 8 है। 3 की इमेज क्या है? 7 है। 2 की इमेज क्या है? 6 है। 1 की इमेज क्या है? 5 है। इतनी बात समझ आई नहीं है? करेक्ट। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो एक जनरल डेफिनेशन दे सकता हूँ मैं, नोट डाल के आप इसको लिख लीजिए। जनरल डेफिनेशन ये दे सकता हूँ कि जैसे मान लो हमारे पास एफ एक फंक्शन है, ठीक, एफ एक फंक्शन है और ये हमारे पास डोमेन है और ये क्या है हमारे पास? कोडोमेन है। इसका कोई एलिमेंट एक्स है, इसका कोई एलिमेंट वाई। एक्स किससे कनेक्टेड है? वाई से कनेक्टेड है फंक्शन के द्वारा। तो मैं कह सकता हूँ एक्स वाई से कनेक्टेड है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स इज कॉल्ड, वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स, ठीक, एंड एक्स इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ वाई। वाई को एक्स का इमेज बोलते हैं और एक्स को क्या बोलते हैं? वाई का प्री इमेज बोलते हैं। इतनी बात समझ आई नहीं है? जो इमेजेस होती हैं वो हमेशा कहाँ से आती हैं? कोडोमेन से आती हैं। और जो प्री इमेजेस होती हैं वो हमेशा कहाँ से आती हैं? डोमेन से आती हैं। बात समझ आई नहीं है? करेक्ट। तो मैं बोल सकता हूँ जो रेंज होता है वो क्या होता है? इमेजेस का सेट होता है। जितनी भी इमेज हमें मिली, 1 की इमेज 5 मिली, 2 की इमेज 6 मिली, 3 की इमेज 7 मिली, 4 की इमेज 8 मिली, तो जितनी भी इमेजेस हमें मिली उनका अगर हम सेट बना लें उसको हम रेंज बोलने लगते हैं। तो 9 बताइए, 9 क्या किसी भी एलिमेंट की इमेज है क्या? किसी की नहीं, क्योंकि 9 किसी से जुड़ा ही नहीं। 10 क्या किसी की इमेज है क्या? किसी की नहीं है, क्योंकि 10 किसी से जुड़ा ही नहीं। तो बोल सकता हूँ बेसिकली कि हमारे पास जितनी भी इमेजेस होती हैं सभी इमेजेस का कलेक्शन क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। या बोल सकते हो सभी वाई वैल्यूज का सेट क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। चीज़ों को और एक्सप्लोर करूंगा आगे, लेकिन अभी बेसिक है, बिगनर लेवल पे है, तो इसीलिए मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, इधर मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब मेरे को समझना है यहाँ पे बेसिकली मैं इमेज और प्री इमेज की बात कर रहा था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा इमेज की, तो इमेज क्या हो जाएगा? 5 6 7 8, मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 6 7 8 इमेज है। 1 2 3 4 क्या है हमारे पास? ये प्री इमेजेस है। कोई दिक्कत? तो ये भी मैं लिख सकता हूँ। रेंज को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, रेंज हमारे पास क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इमेजेस, या बोल सकता हूँ सेट ऑफ ऑल वाई वैल्यूज। इतनी बात समझ आई नहीं है? बताइए, सभी वाई मानों का समुच्चय, या बोल सकता हूं सभी प्रतिबिंबों का समुच्चय परिसर कहलाता है। बात समझ आई नहीं है? अब देखिए, बहुत बेसिक चीजें थी, ध्यान से समझिए बात को। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। जो लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, और ढंग से चीज़ों को समझिए, ठीक है। क्लासेस का टाइम मैं बढ़ाऊंगा और भी सेक्शन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब देखिए, नोट्स बनाइए अच्छे से। नोट्स बनाने के बाद उन नोट्स को अच्छे से रीड करिए, रिवीजन करिए, यही सब इंपॉर्टेंट होता है। अब आपने क्या कर लिया? नोट्स बना के रख लिया, रिवीजन किया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो फिर दिक्कतें हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपने क्या पढ़ा ये मैटर नहीं करता, आपको कितना याद है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए,
अब देखिए जैसे मान लो मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने आपको एफ दे दिया, एफ बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, मैंने आपसे कहा अभी मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि बेसिकली कोई भी अगर ग्राफ आपके पास है तो फंक्शन होगा नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ऐसे आप चेक कर सकते हो। वर्टिकल एंड टेस्ट ये सब डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे कहता हूँ फाइंड दी इमेजेस ऑफ द पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 4। मेरे को इन पॉइंट्स की इमेज फाइंड करनी है। तो क्या कर दो आप, इन पॉइंट को रख दो इसमें। x बराबर जब 1 रखा मैंने तो कितना हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 आ गया। 1 की इमेज कितनी आ गई, 2। 2 रखा तो कितना आ गया, 2 स्क्वायर प्लस 1, 4 1 5 आ गया। 2 की इमेज कितनी आ गई, 5। 3 रखा मैंने, कितना आ गया, 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 3 9 1 10। 3 की इमेज कितनी आ गई, 10 आ गई। 4 रखा मैंने तो कितना आ गया, 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 4 16 1 17। तो 4 की इमेज कितनी आ गई, 17 आ गई। तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 10 एंड 4 की इमेज 17। तो इमेजेस हमारे पास क्या आ गई, ये इमेजेस हैं। कौन कौन सी इमेजेस आ गई, 2, 5, 10 एंड 17। ठीक है, किसकी इमेज आई, 1 की इमेज है ये, और ये किसकी है, 2 की है, ये 3 की है, और ये 4 की है। ये इमेजेस आ गई। बात समझ आई नहीं है, करेक्ट। अभी देखिए जैसे मान लो सपोज करो, कभी कभी कह सकता हूँ आपसे एग्जांपल के तौर पे, एक एग्जांपल मैं और ले लिया। मैंने आपको फंक्शन दे दिया एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1। मैंने आपसे कह दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स so that image is 28। मेरे को क्या करना है, x की उस वैल्यू को फाइंड करना है जिसकी इमेज क्या हो, 28 हो। बात समझिएगा, मेरे को x की उस वैल्यू को फाइंड करना है जिसकी इमेज क्या हो, 28 हो। तो सिंपल सी बात क्या करना है, मैंने मान लिया x की इमेज कितनी है, x की उस वैल्यू को फाइंड करना है जिसकी इमेज क्या हो, 28 हो। तो मैंने मान लिया, सोल्यूशन देखो इसका, मैंने मान लिया कुछ भी ले लो, कोई पॉइंट ले लो। मैंने कहा कि x बराबर अल्फ़ा की इमेज ट्वेंटी एट है। x बराबर अल्फ़ा की इमेज कितनी है, 28 है। तो अगर मैं x बराबर अल्फ़ा इसमें रख दूं तो कितना मिलना चाहिए, 28 मिलना चाहिए। तो x बराबर अल्फ़ा मैंने रख दिया इसमें, अल्फ़ा क्यूब 28। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा, अल्फ़ा क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 27। तो अल्फ़ा बराबर कितना आएगा, 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताइए। तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ गई भाई, अल्फ़ा x की वैल्यू थी, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 3। तो मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू कितनी होगी, 3 है, जिसकी इमेज कितनी है, 28 है। करेक्ट, ये बात याद रखिएगा। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आप कर सकते हो। कभी कभी आपसे कहता है, कुछ भी आपको लिख के दे देगा, जैसे क्वेश्चन दिया लिख के, और आपसे कह रहा है, आपको एक लिख के दे दिया, हमसे कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 11x। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सो दैट fx बराबर 6। ठीक, तो क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो। क्या कर लो आप, इन दोनों को सॉल्व कर लो। fx की वैल्यू कितनी है बताइए, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 6। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, फैक्टर करोगे, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा और x बराबर
3 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी तक देखिए मैंने क्या किया, आपको फंक्शन की डेफिनेशन ही सिर्फ बताइए। देखिए कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो क्वेश्चंस बहुत लेवल के बन सकते हैं, बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके लिए आपका बेसिक का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास, y² बराबर लिखा हमारे पास 2x। मेरे को ये बताना है फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन और नॉट, ये मेरे को बताना है। तो फंक्शन की कंडीशन लगा दूं, जो दो आपने कंडीशंस पढ़ी थी, कौन कौन सी थी, कि अगर x रखो उसके जब आप x पुट करो तो x के करस्पॉन्डिंग क्या मिलना चाहिए आपको एक ही y मिलना चाहिए, यूनिक y मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया, पुट किया मैंने यहाँ पे, पुट x बराबर 1, कोई भी x पुट कर दिया मैंने, ठीक। तो y² करवा कितना मिल गया 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो y बराबर कितना मिलेगा, +-√2। तो y बराबर कितना मिला, √2 मिला और -√2 मिला। आज समझे नहीं समझे आप, जब x बराबर 1 आपने रखा तो y बराबर √2 मिला, -√2 मिला। इसका मतलब y दो वैल्यू से जुड़ गया, y किससे जुड़ गया, √2 से जुड़ गया और 2 से जुड़ गया। तो इसका मतलब बोल सकता हूँ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। कोई दिक्कत इसमें? अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, y बराबर x² ले लिया। तो इसमें क्या कर रहा हूँ मैंने, x पुट किया, x बराबर 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, कुछ भी पुट कर लो आप। x बराबर 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, 6 पुट करो, कुछ भी पुट करो, आपको हमारे पास क्या मिलेगी, हमेशा यूनिक y मिलेगा। मतलब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, फॉर एवरी x वी गेट यूनिक y। सो दिस इज अ फंक्शन, सो दिस इज अ, ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिए एक सजेशन है, वीडियो को पूरा देखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप टेलीग्राम वाले ग्रुप पे मैसेज करें, बताएं मुझे, मैं चीज़ों को और मैनेज करूंगा और इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्योंकि अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ में नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आया तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है, ठीक। तो आप अपना माइंडसेट जरूर शेयर करें, आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझ तक जरूर पहुंचाएं, ठीक है। और इसी स्पीड के साथ 1 बाय 1 धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे और एक एक आर्टिकल्स, एक एक थियरी आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूं, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद अगर आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं, आपसे क्वेश्चंस लगेंगे, जरूर लगेंगे, अगर आप ईमानदारी के साथ नोट्स बनाएंगे और नोट्स को टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। और बीच बीच में जैसे क्यूबिक का सोल्यूशन, क्यूबिक को कैसे सॉल्व करते हैं, पावर 4 की अगर कोई हमारे पास इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक भी कमी नहीं आएगी, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जो छूट जाए, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं मैं रोकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।